चलो, काव्य खंड में दूसरा चैप्टर का नाम है, दूसरे पाठ का नाम क्या है? कड़बक। क्या है? कड़बक। कड़बक एक पद और एक चौपाई से मिल करके बना रहता है। तो कड़बक के लेखक कौन है? मंझन। कड़बक के लेखक कौन है, चाहे कवि कौन है? मंझन, है ना। और इसमें हम मंझन के बारे में पढ़ेंगे। इसको कहते हैं कवि परिचय, चाहे लेखक परिचय, चाहे कवि का जीवनी, चाहे लेखक का जीवनी। समझ गया? देखो, इसको किताब के माध्यम से पढ़ते हैं क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव के लिए ज़्यादा खास करके कोई चीज़ नहीं है। मंझन हिंदी के एक प्रसिद्ध सूफी कवि थे। देखो, मंझन हिंदी के, किसके? हिंदी के। बहुत सारी भाषाएं होती है, हिंदी, उर्दू, बांग्ला, फारसी, भोजपुरी। इसमें ये किसके थे? हिंदी के। जो हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी, उसके प्रसिद्ध यानी फेमस, जिसका बहुत नाम हो, सूफी कवि थे। कौन कवि थे? सूफी कवि थे। मंझन हिंदी के प्रसिद्ध सूफी कवि थे। देखो, मुस्लिम में दो संप्रदाय होते हैं, एक सूफी और एक सुन्नी, शिया और सुन्नी, है ना। तो शिया में आता है सूफी। समझ गया? मंझन क्या थे? हिंदी के प्रसिद्ध सूफी कवि थे। कवि जानता है ना, जो गद्य पद लिखता है, कविता लिखता है, गीत लिखता है, गद्य को छोड़ करके, उसको कहते हैं कवि, है ना। इनकी एकमात्र रचना है कौन? मधुमालती। इनका एक ही रचना के बारे में पता चला है, इनकी एक ही कृति के बारे में पता चला है, कौन? मधुमालती। उनके अलावा इनकी और भी रचना होगी, लेकिन जिनके बारे में पता कुछ नहीं है ना। इनके जीवन के संबंध में बहुत ही कम जानकारी प्राप्त है। और मंझन के जीवन के संबंध में क्या है? बहुत ही कम जानकारी प्राप्त है। इसीलिए देखा होगा कि न इनका जन्म लिखा गया है, न इनका निधन लिखा गया है, न इनके माता का नाम लिखा गया है, न इनके पिता का नाम लिखा गया है, न ये कहाँ रहते थे, ये सब कुछ भी नहीं लिखा गया है। क्यों? क्योंकि इसके जीवन के संबंध में ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं है, बहुत ही कम जानकारी है। अभी तक इनकी एकमात्र रचना मधुमालती का ही पता चला है। अभी तक इनका लिखा हुआ एकमात्र रचना कौन है? मधुमालती। उसका ही पता चला है, बाकी किसी और रचना का नहीं। यह कहना कठिन है कि इनकी कोई और अन्य रचना है या नहीं, और यह कहना मुश्किल है कि इनका लिखा हुआ कोई और रचना है कि एगो मात्र खाली मधुमालती है। यह कहना क्या है? कठिन है ना। मधुमालती में मंझन ने, मधुमालती में अपने रचना मधुमालती में मंझन ने अपने संबंध में थोड़ा बहुत संकेत दिया है। इस रचना में मंझन ने अपने बारे में थोड़ा सा क्या दिया है? संकेत दिया है, हिंट दिया है। मधुमालती की रचना सन 1545 में हुई। देखो, यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव आ सकता है क्योंकि इसमें एक दो है ही हैं, इसलिए ये ज़रूरी है। मधुमालती की रचना कब हुई? 1545 में। यानी 1545 में लिखा गया कौन चीज़? मधुमालती। और लिखने वाला कौन है? मंझन है। इनसे पता चलता है कि 1545 को कहते हैं 16वीं शताब्दी। कौन शताब्दी? 16वीं शताब्दी। देखो, 1500 से लेकर के 1599 तक का जो समय होगा, इसको कहते हैं 16वीं शताब्दी। जब ये 1545 में लिखा गया तो इनसे पता चलता है, और ये बीच में है ना, 16वीं सदी के बीच में है, 45-85 सब किस आता है, बीच में है। और इन रचनाओं से, इनकी इस रचना से पता चलता है कि इस समय में मंझन वर्तमान रहे होंगे, यानी मंझन रहे होंगे इसी समय में, तब नहीं लिखा। इसका जन्म निधन मालूम नहीं है, लेकिन इस समय में रहा होगा तब नहीं इनकी रचना के बारे में पता चला है। इससे इतना अनुमान लगाया जा सकता है कि ईस्वी सन की 16वीं शताब्दी के मध्य में, यानी 16वीं शताब्दी के बीच में, 50, 60 या 40 के बीच में वे वर्तमान थे, यानी वे जीवित थे, है ना। मंझन के काल आदि को लेकर, है ना, मंझन के काल आदि को लेकर, काल आदि जानता है ना, यानी मंझन के समय, काल माने समय, मंझन के समय और इनके जीवन, मृत्यु, जन्म, है ना, निवास स्थान, इन सब आदि, यानी यह सब जन्म, मृत्यु, निधन आदि के बारे में काफ़ी मतभेद रहा है। काफ़ी क्या रहा है? मतभेद रहा है। यानी
एक रंग का विचार इस पर नहीं बन रहा है। उनके धर्म, मंझन के धर्म, उनके निवास स्थान आदि के संबंध में नाना प्रकार के मत उपस्थित किए गए हैं। देखो इनके धर्म के बारे में, मंझन कौन से धर्म के हैं, हिंदू है या मुस्लिम है या कौन है ना, तो वही इनके धर्म और इनके निवास स्थान और ये कहाँ रहते थे मंझन, इसके संबंध में नाना प्रकार के यानी अलग अलग प्रकार के क्या है मत यानी विचार उपस्थित किए गए हैं। सबका विचार एक सा इसमें नहीं मिल रहा है। उनके निवास के संबंध में, किसके निवास के संबंध में, मंझन के निवास के संबंध में दो प्रकार के मत प्रकट किए गए हैं, यानी दो प्रकार के विचार प्रकट किए गए हैं। मधुमालती की एक पंक्ति, मधुमालती पढ़ोगे तो उसमें एक पंक्ति आता है, एक लाइन आता है, कौन लाइन, गढ़ अनूप बस नग्र चनाढ़ी कलयुग भो लंका जोगाढ़ी। किताब में देख सकते हो अपने ये लाइन है ना, यह है गढ़ अनूप बस नग्र चनाढ़ी कलयुग भो लंका जो गाढ़ी। और इसके आधार पर और इस लाइन के आधार पर मंझन के निवास स्थान का अनुमान लगाया गया है। और इसी लाइन के आधार पर जो है ना मंझन का जो निवास स्थान है जहाँ पर ये रहता था उनका अनुमान लगाया है। परशुराम चतुर्वेदी ने अनुमान किया है कि अनूपगढ़ मंझन का निवास स्थान रहा होगा, है ना, या री से अंत होने वाला नगर। देखो परशुराम कहाँ पर है, परशुराम चतुर्वेदी के अनुसार, है ना, इनके अनुसार मंझन का निवास स्थान कहाँ रहा होगा, अनूपगढ़ रहा होगा। कहाँ रहा होगा, अनूपगढ़, या ऐसा नगर रहा होगा जिसके अंत में री पड़ता है। क्या पड़ता है, री। जैसे सीतामढ़ी, सीतामढ़ी एक शहर है, इसके अंत में भी री पड़ता है, तो सीतामढ़ी तो नहीं है हम लोग जानते हैं, लेकिन जहाँ भी होगा इसका नगर, जिस नगर में रहते होंगे निवास स्थान, उसमें री अवश्य अंत में आता होगा, ये अनुमान लगाया है। और दूसरा अनुमान है कि ये अनूपगढ़ में रहते होंगे, किंतु डॉक्टर शिव गोपाल मिश्र इससे सहमत नहीं है। लेकिन परशुराम चतुर्वेदी जो कहते हैं इनका निवास स्थान अनूपगढ़ रहा है, इससे डॉक्टर शिव गोपाल मिश्र क्या है, सहमत नहीं है, वो मानने को तैयार नहीं है। उनके अनुसार चरनाढ़ी, है ना, उनके अनुसार चरनाढ़ी, कौन सी, चरनाढ़ी लिख दिए हैं, कहाँ है चरनाढ़ी, या है ना, चरनाढ़ी जो है मधुमालती काव्य के नायक, किसके नायक, मधुमालती काव्य के नायक मनोहर के पिता सूरजभान की राजधानी थी। अब यहाँ पर देखो कई गो ऑब्जेक्टिव निकल करके आता है। मधुमालती जो काव्य है, जो कविता है, इसके नायक यानी हीरो कौन है, मनोहर। मधुमालती जो काव्य, इसके हीरो किसको बनाया गया है इस काव्य में, मनोहर को। किसको, मनोहर को। और चरनाढ़ी जो है ना, चरनाढ़ी जो जगह है, ये मनोहर के पिता सूरजभान की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी, सूरजभान की राजधानी थी। अन्य साक्ष्यों के आधार पर यानी अन्य सबूतों के आधार पर चतुर्वेदी जी का ही मत सही जान पड़ता है। चतुर्वेदी जो कहते हैं इनका निवास स्थान अनूपगढ़ रहा होगा, यही अनुमान सही लगता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे मंझन अपना निवास स्थान छोड़ दूसरी जगह रहने लगे थे। ऐसा अनुमान लगता है, प्रतीत होता है, महसूस होता है कि मंझन जो है अपना निवास स्थान छोड़ करके, है ना, ये जहाँ पर रहते थे वो जगह छोड़ करके दूसरी जगह रहने लगे थे। मधुमालती में अपने संबंध में कहा है, मधुमालती जो रचना है, दो गो तो है ये, वो क्लास डिस्टर्ब कर रहा है। मधुमालती में है ना, मधुमालती में ये मंझन जो है अपने बारे में, अपने संबंध में कहा है, कौन चीज़, तब हम भो दोसर बासा जबरे पितय छोड़ कबिलासा, है ना, तब हम भो दोसर बासा जबरे पितय छोड़ कबिलासा, यानी तब हमने क्या किया, दूसरे जगह वास किया, है ना, पिताजी के जो अति था पैतृक स्थान वो छोड़ करके। मंझन ने अपने गुरु का नाम शेख मोहम्मद या गोश मोहम्मद बतलाया है। मंझन के गुरु का नाम क्या था, शेख मोहम्मद या गोश मोहम्मद। यही कह रहा है कि इसके गुरु का नाम क्या था, शेख मोहम्मद या गोश
मोहम्मद। लेकिन इससे अधिक अपने गुरु के संबंध में कुछ नहीं कहा है। लेकिन ये नाम से ज़्यादा ये अपना गुरु के बारे में और कुछ नहीं कहा है ना। और न ही गुरु परंपरा का जिक्र ही किया है, और न ही गुरु की परंपरा का क्या किया है, जिक्र किया है। वैसे अपने गुरु के संबंध में उन्होंने इतना अवश्य कहा है, ये अपने गुरु के संबंध में इतना अवश्य कहा है कि वे सिद्ध पुरुष थे। इनके गुरु कैसे पुरुष थे, सिद्ध पुरुष थे, तथा उन्हीं की कृपा से उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। किन्हें, मंझन को ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे आध्यात्मिक जीवन की ओर प्रवृत्त हुए। और वे किसकी ओर, आध्यात्मिक जीवन की ओर प्रवृत्त हो गए। ये ज्ञान का मतलब समझता है, ज्ञान का मतलब समझता है, मैथ का, गणित का, साइंस का, ये सब का ज्ञान नहीं। ज्ञान का मतलब उसे दुनिया समझ में आ जाना, परमात्मा के बारे में समझ जाना, अपने जीवन के सत्य को जान जाना, उसको ज्ञान कहते हैं। इस सेंस में ज्ञान नहीं कि हम लोग इतना पढ़े लिखे, नहीं। ये ज्ञान दूसरे सेंस में कहा जा रहा है, जिसको जीवन की समझ हो जाए, जीवन की सच्चाई का पता लग जाए, है ना। फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र, उसको ज्ञान कहते हैं। समझ गया। मंझन सूफी कवि थे। मंझन कैसे कवि थे, सूफी कवि थे। सूफी बता दिए ना, है ना। सूफी कवि थे, अतएव उन्होंने सूफियों की प्रेम पद्धति को अपनाया है। ये सूफी कवि थे, इसलिए इन्होंने सूफियों की जो प्रेम पद्धति है उसी को क्या किया है, अपनाया है। सूफियों का विश्वास है, सूफियों का विश्वास क्या है कि प्रेम के द्वारा ही परमात्मा को पाया जा सकता है। प्रेम के द्वारा ही क्या किया जा सकता है, परमात्मा को, ईश्वर को क्या किया जा सकता है, पाया जा सकता है। प्रेम यानी जानता है ना, धरती पर जीव जंतु जितने भी है उन सभी से प्रेम करना, किसी के लिए मन में घृणा, नफरत, ईर्ष्या, द्वेष ये सब नहीं रखना। समझ गया। प्रस्तुत दोनों कर्वक, अब देखो प्रस्तुत दोनों कर्वक, देखो इसमें दो कर्वक दिया गया है। पहला कर्वक है प्रेम अलौकिक नग शयनसारा, जेहि जी प्रेम सो धनी अवतारा। एक कर्वक ये है, इसके लेखक कौन है, मंझन। एक दूसरा कर्वक भी है, इसके भी लेखक कौन है, मंझन। दूसरा कर्वक है अमर न होत कोई जग हारे, अमर न होत कोई जग हारे, मरी जो मरे ते ही मीचू न मारे, मरी जो मरे ते ही मीचू न मारे। ये दोनों कर्वक है और इसके लेखक कौन है, मंझन। मीचू कहते हैं मृत्यु को, आगे हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम ये जो दोनों कर्वक है इसका ही अर्थ समझेंगे और पढ़ेंगे, है ना। प्रस्तुत दोनों कर्वक, देखो कर्वक किसे कहते हैं, कर्वक एक छंद है, कर्वक एक छंद है जो दोहा और चौपाई से मिलकर बनता है। जो कैसे बनता है, दोहा और चौपाई को मिलाकर कर्वक बनता है। तो प्रस्तुत दोनों कर्वक प्रेम के महत्व को ही उद्घाटित करते हैं। ये पहला कर्वक भी और ये दूसरा कर्वक भी, दोनों क्या है, प्रेम के महत्व को क्या करते हैं, उद्घाटित करते हैं। कवि के अनुसार प्रेम रूपी ज्योति से ही, प्रेम रूपी ज्योति से ही यह संसार क्या है, प्रकाशमान है। क्या है, प्रकाशमान है। यानी प्रेम की ज्योति से ही दुनिया में, संसार में क्या है, प्रकाश है। तो ये था किसके बारे में, मंझन के बारे में। और इसमें से जो जो चीज़ इम्पोर्टेंट लगे तुम याद कर लेना। मंझन किस भाषा के कवि थे, हिंदी के। कौन, सूफी कवि थे। इनकी एकमात्र रचना का नाम क्या है, मधुमालती। मधुमालती की रचना कब हुई, 1545 में। यानी कब लिखा गया, 1545 में, है ना। मधुमालती से पता चलता है कि ये 16वीं शताब्दी के मध्य में मंझन थे, जीवित थे। मधुमालती काव्य के नायक कौन है, मनोहर। कौन है, मनोहर। मनोहर के पिता का नाम क्या है, सूरजभान। सूरजभान की राजधानी कहाँ थी, चरनाढ़ी। कहाँ थी, चरनाढ़ी। परशुराम चतुर्वेदी के अनुसार इनका निवास स्थान कहाँ है, अनूपगढ़ है। कहाँ है, अनूपगढ़ है। मंझन के गुरु का नाम क्या है, शेख मोहम्मद या गोश मोहम्मद। प्रेम अलौकिक नग शयनसारा, जेहि जिय प्रेम सो धनी अवतारा, इसके रचयिता कौन है, मंझन। या अमर न हो तो कोई जग हारे,
मरी जो मरे ते ही मीचू न मारे, इसके रचयिता लेखक रचनाकार कौन है? मंझन, है ना, मंझन। इसका जन्म, निधन, माता पिता, इन सब का नाम नहीं दिया गया है। क्यों नहीं दिया गया है ये बता दिए, क्योंकि इनके बारे में बहुत ही कम जानकारी है। कि इनके बारे में, मंझन के बारे में। तो जब जानकारी नहीं है तो कहाँ से नाम बताएगा, समझ गया। आगे से हम इसका जो शब्दार्थ है वो पढ़ेंगे, फिलहाल इसको नोट करो।